वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा वहीं से शुरू करते हैं। ईरान के कल आपने देखा कि ईरान की दो यूरेनियम फैक्ट्रियां, एक डिसैलिनेशन प्लांट और एक उनका एटॉमिक एनर्जी का प्राइवेट कंपनी थी, उसके ऊपर हमले किए गए इसराइल की जानिब से। और आज उनकी एक यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया। अब जो सबसे पहले उनका एक स्कूल के ऊपर हमला किया गया था, उसमें तकरीबन पौने 200 के करीब बच्चियां वहाँ पे जाम भाग हुई थी। और कल एक फ़ुटबॉल, उनकी जो ईरान की फ़ुटबॉल टीम है, उन्होंने उन बच्चियों के जो छोटे छोटे बस्ते थे वो ग्राउंड के अंदर अपने सामने रख कर उसमें अपने मैच के आगाज़ से पहले पूरी दुनिया के सामने वो सिलसिला उजागर किया। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब ने भी। बैरिस्टर साहब, ये ईरान के जो इस वक्त स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। और ये तो शदीद किस्म के जंगी जराइम है। वैसे भी अमेरिका और इसराइल इस वक्त उनको इस चीज़ का कोई गर्ज नहीं है कि कौन कौन सा जंगी जुर्म है या कौन सा नहीं है। सिविलियन आबादियाँ हो या यूनिवर्सिटियाँ हो या फैक्ट्रियाँ हो, हर चीज़ को निशाना बनाया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या ईरान जवाबी तौर पर तलीमी अदारों को या डीसैलिनेशन प्लांट्स को अगर निशाना बनाएगा तो वो तो फिर यूएई है या मशरक़ वस्ती के ही हो सकते हैं, तो उसके फिर क्या नताइज सामने आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आज़म साहब, आपने शो में बुलाया और बात करने का मौका दिया। गुजारिश ये है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसराइल और अमेरिका जो अटैक्स कर रहे हैं वो शहरी आबादियों को निशाना बना रहे हैं। जिस तरह शुरू के दिन के अंदर जिस दिन आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब शहीद हुए, उसी दिन 170 बच्चियों के स्कूल के ऊपर उनको शहीद किया गया। जंग के भी कोई असूल होते हैं। अमेरिका, इसराइल वो बिल्कुल बगैर किसी अखलाकी जवाज के और जंगी, इनको वॉर क्राइम्स ही कह सकते हैं, उनको सरजद किए चले जा रहे हैं। हालांकि देखिए, अब कल अमेरिकन प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट थी कि फॉर अनदर 10 डेज हम किसी न्यूक्लियर साइट के ऊपर, किसी पावर प्लांट के ऊपर, किसी एनर्जी प्लांट के ऊपर या किसी स्टील फैक्ट्री के ऊपर हमला नहीं करेंगे। लेकिन कल ही उन्होंने दोबारा इसराइल ने अटैक किया और इन सारी साइट्स को निशाना बनाया। और रिटेलिएशन ईरान का ये बिल्कुल हक है। और उसने शुरू दिन से अपने जो गल्फ रीजन के अंदर जो ममालिक है उनको ये बात क्लियर की थी कि आपके पास बेसिस है। और इंटरनेशनल लॉ भी ये कहते हैं कि अगर आप अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क को देंगे जो वहां पे अपनी बेसिस बना के किसी और मुल्क के ऊपर हमला करेगा, तो आपके पास ये एक लेजिटिमेट राइट बनता है कि आप उस मुल्क के ऊपर हमला करें। और ईरान इस हवाले से उन्होंने बड़ी कॉशियस सी अप्रोच रखी कि उन्होंने किसी भी गल्फ स्टेट के अंदर, जो मिडल ईस्ट के अंदर थी, किसी शहरी आबादी को अभी तक निशाना नहीं बनाया। वो निशाना बना रहे हैं तो सिर्फ उन बेसिस को जहाँ पे अमेरिकन हैं, और जहाँ पे जो है अमेरिकन बेसिस हैं, या जहाँ पे उनके कोई वेपनरी डिपोज वगैरह बने हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि और यही बुनियादी एक वजह है कि आज पूरा वेस्ट जो है उसने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है अमेरिका से, इसराइल से। और आपने अमेरिका के अंदर खुद देखा कल जो है जो सेनेटर उनके थे, सेनेटर साहब, उन्होंने जो 70-70 लाख का जो मजमा इकट्ठा हुआ, वो यही बात तो चीख के कह रहे हैं कि जी जरूरत नहीं थी, आपने झूठ बोल के इस जंग के अंदर चले गए, आपके पास कोई जवाब नहीं था कि आप ये जंग शुरू करते। आप नेतन्याहू के हाथों के अंदर खेल गए और उसके बाद आपने अमेरिका को इस जंग के अंदर डाल दिया, जिसके अंदर आपका एक बहुत पुराना एलाय जो था नेटो की शक्ल में आपके साथ मौजूद था, जो आपको छोड़ गया। और अब आप देख रहे हैं कि अमेरिका पे दर पे गलतियां करते चला जा रहा है ट्रंप की शक्ल के अंदर, और दुनिया उससे जी ठीक है, किनारा कशी ठीक इख्तियार हो गया करती चली जा रही है। बैरिस्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये आपने हरमज़ की बंदिश और पेट्रोल के ऊपर दबाव, उसके बाद आपने जो अभी रशिया की बात की थी कि कल से रशिया 30 जुलाई तक अपनी पेट्रोल की जो फ़रोख्त है या ट्रेडिंग है उसको बंद करने जा रहा है। अच्छा, इससे मज़ीद मेरा ख्याल है कि पेट्रोलियम मसनूआत, क्योंकि रशिया एक बड़ा मुल्क है जो पेट्रोल प्रोड्यूस करता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो इससे तो मज़ीद पेट्रोलियम के ऊपर नहीं, आजम शदीद चौधरी दबाव। साहब सिर्फ सिर्फ गैस की सप्लाई बंद करने जा रहा है। अच्छा। और अभी की खबर है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के किसी ओहदेदार ने यूरोप को थ्रेट किया है कि अगर आप हमसे किए हुए मायदे को, ट्रेड डील को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम आपकी
गैस बंद कर देंगे तो यूरोप के लिए अब बहुत से परेशानी है। रशियन गैस तो वैसे ही ऑफलाइन हो गई 3 महीने के लिए, उन्होंने कहा जी हमारी डोमेस्टिक जरूरत है, हम गैस नहीं दे सकते। अच्छा, लेकिन गैस ऑफलाइन हो गई, इंडिया में भी क्राइसिस आएगा ना उसका। इंडिया, एलपीजी का डॉक्टर साहब इंडिया एलपीजी के वहां अंदर, से तो नहीं आ रही। डॉक्टर साहब इंडिया के अंदर तो एक क्राइसिस शुरू हो भी चुका है, सुना है वहां पे भी बहुत हो ज्यादा। चुका है, हाँ मजीद इंटेंसिफाई होगा, इसलिए कि वहां की एलपीजी नहीं आ रही। रशिया ने भी ऑफलाइन कर दी 3 महीने के लिए, तो 3 महीने के लिए रशियन गैस अवेलेबल नहीं है अच्छा, यूरोप को, इंडिया को भी। सही है। और दूसरी अमेरिका ने भी धमकी दे दी है कि हम भी आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो यूरोप में तो अब खुदा जाने क्या हालात होने वाले। बाकी रशिया और चाइना जो है, अब देखें एक अपॉर्चुनिटी उनके पास आ गई है, और इनकी गलती से आई है अमेरिकियों की। इन्होंने जिस तरह भी कैलकुलेट किया था, अब बात दूसरे महीने में दाखिल हो गई है। तो ये सितंबर में देखेंगे जाके कि जंग की सूरत हाल क्या है, कहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, उस वक्त कोई फैसला होगा जाके। बिल्कुल अभी तो ठीक है। आप 1 जुलाई तक तो गैस बंद है, तो देखें कि क्राइसिस मजीद कैसे इंटेंसिफाई होता है। बिल्कुल इसमें ठीक हमारे है। लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि ईरान के साथ अपना मामला बिल्कुल सीधा रखें, बिल्कुल सीधा ताल्लुकात रखें, इसलिए कि हमारी जो ऑयल गैस की सप्लाई है वो इस वक्त ईरान पे डिपेंड कर रही है। तो क्या बाकी सारी बातें, हमदर्दियां, जज्बात एक तरफ, डॉक्टर जरूरत एक साहब, तरफ। डॉक्टर साहब हम ईरान से क्या गैस या पेट्रोल लेने जा रहे हैं या ले रहे हैं? ये कंसेशन हमें लेना चाहिए था ना, जब हमने अमरीकियों से हामी भरी थी कि हम आपके लिए मुज़ाकरात की बात करते हैं या हम आपकी पैगाम रसानी करते हैं, तो ये कंसेशन उसी वक्त ले लेते कि आप हमारी गैस पाइपलाइन पे जो पाबंदी 2008 से लगाई है वो तो खत्म करें। जब आप ठीक हो बाकी गया। कंसेशंस दे रहे हैं, जब आपने इंडिया को कंसेशन दिया, जब आपने रशिया को कंसेशन दिया, तो हमारे ऊपर कौन सी ऐसी, हम तो आपके बहुत फेवरेट हैं, तो हमें कम से कम इतना कंसेशन तो दें कि हम वहां से गैस ले लें अपनी। लेकिन वाह। अभी जो अच्छी बात हुई है वो पाकिस्तान ने कुछ अपनी जो ईरान को फूड एक्सपोर्ट है उसके ऊपर कोई पाबंदियां नरम की हैं। उसके ऊपर जो भी हमारे एक्सपोर्ट की उस पे टैक्सेस थे वो उनको कम टैरफ, किया है। तो टैरफ कम पाकिस्तान से किया गया। खुराक तो वहां पे एक्सपोर्ट होगी, तो खुराक के बदले वहां से गैस ले लें। बिल्कुल ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन ये मैं जो देखें, जो हालात और वाकयात और चीजें हैं, ख्वाहिशें और तमन्नाएं एक साइड पे, जज्बात दूसरे एक साइड पे, जो इस वक्त जो हमारे सामने मामलात और हकीकत है, और जो बड़ी ताकतों के इंटरेस्ट है, उसमें ये जंग बंद होती नजर नहीं आती जल्दी। बिल्कुल अमेरिका ठीक के है। पास अब वापसी का रास्ता नहीं है। अमेरिका के पास कोई वापसी का रास्ता नहीं है, उन्हें ग्राउंड इन्वेजन पे हर सूरत जाना पड़ेगा। वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, और ईरान के जो असेंबली के स्पीकर हैं, उन्होंने जाहिर है सोच समझ के बयान दिया है, और उनसे दिलवाया गया होगा कि वहां पे अब बाकी जैसे मामला चलते हैं, हमें अपना ख्याल करना चाहिए। हर आदमी अपना इंटरेस्ट वॉच कर रहा है, हमें अपना इंटरेस्ट वॉच करना है। ठीक हो गया। बाकी जो ठीक गल्फ में हो रहा है वो बहुत समझदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो अपना दे कैन लुक आफ्टर देमसेल्व्स वेरी वेल। ठीक 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 हो गया। बासम साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें सबसे पहले अपने मुफाद का ख्याल करना चाहिए। अभी जेडी वैंस कह रहे हैं कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान से निकल जाएगा, जो कि ज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह अभी डॉक्टर हसन साहब भी कह रहे थे, ये जंग तूल पकड़ती हुई नज़र आ रही है। अगर अमेरिका यहाँ से नहीं निकलता और इसी किस्म के क्राइसिस रहते हैं, तो जिस तरह अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बात है, हमारे लिए क्या बेहतर है कि हमें किस जानब ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए अपने मुल्क को स्टेबल रखने के लिए? आज़म साहब, मैं डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। इट इज़ वेरी ऑन पॉइंट। इसमें एक एस्पेक्ट और भी देख लें और वो भी ऐड कर लें, जो नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। अगर उसके नज़रिए में भी देखें, अभी जो रीसेंट पोल्स हैं उनके मुताबिक जो प्रेसिडेंशियल अप्रूवल है डोनाल्ड ट्रंप साहब का, वो 52% से गिर के 43% पे आ गया। ठीक है। इसके साथ साथ एक और एस्पेक्ट ये है कि जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग दिस इलेक्शन वो 47% से इंक्रीज करके 54% पे, और कई जो न्यूट्रल किस्म के पोल्स थे उनके मुताबिक तो कईयों ने 56% पे लेके गए। सो अब हमें समझ क्या आ रहा है, बाय नवंबर जो रिपब्लिकन्स हैं दे आर गोइंग टू लूज द हाउस, एंड इट्स वेरी सिंपल। एंड वंस दे लूज हाउस, डोनाल्ड ट्रंप साहब हिमसेल्फ विल बी entrenched इन मैसिव किस्म की परेशानी। डोनाल्ड ट्रंप साहब पे एक बहुत बहुत ज्यादा जो अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स हैं
ان کے مطابق ایک بہت بڑی پرابیبلٹی تو یہ ہے کہ ان کو امپیچ کر دیا جائے گا. اچھا. اب ایک ایسی ایڈمنسٹریشن, اس کے ساتھ کس انداز سے آپ نے فارن پالیسی ڈیلنگ کرنی ہے. وہ فارن پالیسی ڈیلنگ میں بالکل ایسا نہیں کہوں گا کہ امریکنز کی طرف آپ ایک اینیموسٹی کا یا ایک اگریشن کا اس طرح کا رویہ رکھیں, لیکن اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیل کریں. ہم کسی ایک سائڈ پر ہمیں نہیں جانا, نہ ہی ہمیں جی سی سی کی سائڈ لینی ہے, نہ ہی ہمیں امریکنز کی سائڈ لینی ہے, اور نہ ہی ملیٹارلی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایرانینز کی سائڈ لینے کی ضرورت ہے. مورلی وی آر اسٹینڈنگ بائی دیم, اور وہ ایک اچھی بات بھی ہے. پاکستان کے لیے سب سے بڑی ڈیفیکلٹی آف مینوورنگ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو وارنگ پارٹیز ہیں اور جو افیکٹڈ پارٹیز ہیں, ان کے ساتھ ہمارے بڑے کروشل قسم کے ریلیشن شپ ہسٹوریکلی رہ چکے ہیں. سو ایسے سیناریو میں پاکستان کے لیے بہترین طریقہ کار یہاں پر یہی ہے کہ مینوور کرے وداؤٹ ریلائنگ آن ٹلٹنگ ٹورڈز ایدر سائڈ. کسی بھی ایک سائڈ کی طرف, کسی بھی ایک فیکشن کی جانب ٹلٹ نہیں کریں. اور کیونکہ دوسری بات, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسرائیلیز کو کون کورس کرے گا. یہاں پر اصل جو سوال ہے وہ یہ ہے, ہم جی سی سی کی بھی مان لیتے ہیں, ہم امریکنز کی بھی مان لیتے ہیں, لیکن اسرائیلیز کو کون کورس کرے گا, ان کو کون لے کر آئے گا. بیکاز یہاں پر دیکھا جائے تو جو اصل پوائنٹ یہی ہے, اسرائیل کی طرف سے کال کی اصل پوائنٹ یہی ہے کہ اسرائیل کو کون روکے گا یا اسرائیل کو کون قائل کرے گا. میڈم عظمیٰ صاحبہ, یہ اس جنگ کے دوران پاکستان کو تو ایک بڑا فائدہ پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ایک تو ہماری پورٹ اس وقت جس پہ کبھی کبھار کچھ شپ آیا کرتا تھا, اس پہ اس وقت کراچی کے اندر لائنیں لگی ہوئی ہیں شپس کی, اور گوادر کے اوپر اس کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے. کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ٹریڈ کا رخ جو ہے وہ پاکستان کی جانب ہونے جا رہا ہے؟ جو خلیجی ممالک کی جو پورٹس ہیں ان کی بجائے پاکستان پہ ٹرسٹ بڑھ رہا ہے؟ میڈم عظمیٰ گل صاحبہ, ایسا نہ سمجھیں, ٹرسٹ تو پہلے بھی ہم نے کبھی کوئی زیادتی نہیں کی تھی, تو ٹرسٹ تو ہمارا رہنا چاہیے کیونکہ ہمیشہ, مگر یہ کہ مختلف جو جی سی سی کنٹریز تھی وہ جان بوجھ کے بھی ہماری پورٹس کو ڈیولپ نہیں ہونے دے رہی تھی, اس میں رکاوٹ ڈال رہی تھی, اور یہ سب کو پتا ہے کہ کون کون کس طرح اس میں ایکٹیو رہا ہے ہمارے خلاف. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ایک موقع ایسا کریٹ کر دیا, پاکستان ایک سیف ہیون سمجھا جا رہا ہے شپنگ کے لیے اور سب کو آگے آن ورڈ ٹرانزٹ کے لیے, تو وہ بڑا اچھا ہے. اور ہمارا جو پورے سال کا ٹارگیٹ تھا وہ 24 دنوں میں ہم نے ایک سال میں 24 دنوں میں پورا کر لیا. تو اللہ کرے گا تو انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے آسانی, اور ایک دفعہ ہمارے یہاں اچھی سروس ہم نے دے لی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارا آگے بھی کام چلتا رہے گا. کیونکہ دیکھیں, جب ایک دفعہ ایک چیز کافی عرصے تک ایک جگہ چلتی رہتی ہے تو لوگوں کو کنوینئنٹ اس کے فوائد بھی پتہ لگنے لگ جاتے ہیں اور لوگوں کو کنوینئنس بھی مل جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں, جس طریقے سے بات ہوئی کہ ابھی جو تمام واقعات کو دیکھ کے اگر آپ سمجھیں تو ہمیں بالکل حق کو باطل کا فیصلہ کرنا ہی پڑے گا, ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے بھی دیکھنا ہے, مگر ہمیں ساتھ ساتھ بڑے ٹیکٹ کلے سرات پہ چلنا. یہ بہت اس وقت جو کروشل صورتحال ہے, پاکستان ایک جانب تو مذاکرات میں اپنا ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے کہ یہ جنگ کسی بھی طرح رک جائے, بند ہو جائے, لیکن دوسری جانب امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جو دوغلی پالیسی ہے اس کی وجہ سے ایران کا اور باقی دنیا کا جو اعتماد ہے وہ اس طرح نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تازہ ترین جو اپڈیٹس ہوں گی ان کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.